आज का हमारा जो टॉपिक है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? थर्मल कैपेसिटी जो होती है वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। किसी भी पूरी कंप्लीट बॉडी का टेम्परेचर अगर हमें इंक्रीज करना है तो वो टेम्परेचर जो है 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को बोला जाता है थर्मल कैपेसिटी। यानी मैं बोल सकता हूँ इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी। जिसका हम कोई भी मास हम एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल m, होल बॉडी थ्रो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। किसी भी कंप्लीट बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को बोला जाता है थर्मल कैपेसिटी। अगर थर्मल कैपेसिटी की हम न्यूमेरिक वैल्यू देखें या फॉर्मूले देखें हम थर्मल कैपेसिटी का, तो थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू m इंटू ग्राम स्पेसिफिक हीट, या फिर मैं बोल सकता हूँ म्यू सी मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू Q अपॉन डेल टी। पर यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं हम टेम्परेचर को, तो जो हीट है वही क्या बोली जाती है? थर्मल कैपेसिटी। जो थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू होती है वो बॉडी के नेचर पर और इसके मास पर डिपेंड करती है। बॉडी के नेचर पर और इसके मास पर डिपेंड करती है। अगर हम इसकी डायमेंशन और यूनिट की बात करें तो थर्मल कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है वो तो होती है कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम एसआई सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट की बात करें तो एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट होती है इसकी जूल पर केल्विन। अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की हम बात करें या डायमेंशन की हम बात करें थर्मल कैपेसिटी की, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो डायमेंशनल फार्मूला जूल यानी वर्क डन अपॉन में टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी वर्क की जो डायमेंशन है वो यहाँ पर हो जाएगी m1 L2 T-2 थीटा-1। ये इसकी डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। किस पर डिपेंड करता है? थर्मल कैपेसिटी जो है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगी? थर्मल कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास एंड नेचर ऑफ बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास है थर्मल कैपेसिटी के बाद में वाटर इक्विवेलेंट। ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो कई न्यूमेरिकल के अंदर अपने पास काम में आते हैं। वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट जो है वो क्या होता है कि किसी भी बॉडी के लिए वाटर इक्विवेलेंट को डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी is defined as the mass of water which would absorb or evolve
the same amount of heat as is done by the body in rising or falling through the same range of temperature. अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो W से किया जाता है। अगर स्मॉल m जो है वो बॉडी का मास हम एज्यूम करें और स्पेसिफिक हीट एज्यूम करें, डेल टी जो है वो राइज इन टेम्परेचर हो, तो मैं बोलूँगा कि जो बॉडी को हीट दी जा रही है, हीट गिवन जो है बॉडी को, वो हीट गिवन जो है वो डेल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगी एम सी डेल टी। अब अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट को हम W ग्राम वाटर के अंदर दें, वाटर को जब हम दें सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो इसका टेम्परेचर भी अगर डेल टी इंक्रीज हो जाए, अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट हम W ग्राम वाटर को दें तो अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट डेल टी ही हो रहा है तो हम लिखेंगे कि हीट गिवन टू वाटर Q इज इक्वल टू W इंटू में C की वैल्यू वाटर के लिए होती है 1 इंटू में डेल टी। तो ये अपने पास हीट गिवन टू वाटर आ गई। अब अगर हम यहाँ से बात करें अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर विच वुड एब्जॉर्ब और इवॉल्व द सेम अमाउंट ऑफ हीट as is done by the body in rising or falling through the same range of a temperature। तो हम हीट गिवन ऑफ वाटर और हीट गिवन टू बॉडी दोनों की वैल्यू जो है, जो इतनी हीट हम बॉडी से ले रहे हैं उतनी हीट अगर वाटर को दें तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट अगर सेम हो और सेम अमाउंट ऑफ हीट हो, तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी इज इक्वल टू W इंटू 1 इंटू डेल टी से डेल टी अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो W इज इक्वल टू आ जाता है मेरे पास M इंटू सी। ये जो W है ये बोला जाता है वाटर इक्विवेलेंट। तो W की वैल्यू जो है वो MC के इक्वल होती है। अगर हम यूनिट की बात करें इसकी, तो यूनिट जो होती है इसकी वो SI सिस्टम के अंदर होती है kg। अगर डायमेंशन की हम बात करें या डायमेंशनल फॉर्मूले की हम बात करें, तो डायमेंशन जो होती है इसकी वो होती है m1 l0 t0। अगर थर्मल कैपेसिटी की यूनिट की बात करें हम लोग, थर्मल कैपेसिटी की यूनिट की, तो हमने क्या लिख दिया, जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड थर्मल कैपेसिटी की बात करें तो। ठीक है। अब अगर हम वाटर इक्विवेलेंट की टर्म के अंदर थर्मल कैपेसिटी की देखें, तो थर्मल कैपेसिटी की जो यूनिट है वाटर इक्विवेलेंट की टर्म के अंदर, तो वो वाटर इक्विवेलेंट की टर्म में थर्मल कैपेसिटी की यूनिट जो है वो क्या बन जाएगी, यूनिट ऑफ थर्मल कैपेसिटी इज जूल पर केजी। वाटर इक्विवेलेंट की टर्म के अंदर थर्मल कैपेसिटी की जो यूनिट है वो क्या बन जाएगी, जूल पर केजी। और जो हम बात करें इन दोनों की थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट की, तो न्यूमेरिकली जो है हम अगर यूनिट की बात ना करें तो न्यूमेरिकली वाटर इक्विवेलेंट यानी W और जो आपके पास थर्मल कैपेसिटी है, इन दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल होती है। केवल डिफरेंस जो रहता है वो इसकी यूनिट का डिफरेंस रहता है, बाकी वैल्यू जो है न्यूमेरिकली वो दोनों की ही सेम होती है। अगर थर्मल कैपेसिटी किसी भी बॉडी के लिए थर्मल कैपेसिटी को हम
वाटर के मास की टर्म के अंदर लिखना चाहें तो उसे हम बोल सकते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा इसके एक्स्ट्रा कुछ भी अपने इस चैप्टर के अंदर या कहीं भी यूज नहीं होता है। केवल बेसिक डेफिनेशन जो है थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट की, वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व यानी अगर हम किसी बॉडी के लिए उसके टेम्परेचर और टाइम के अंदर अगर एक कर्व प्लॉट करें, टेम्परेचर और टाइम के बीच में, तो वो जो कर्व है वो बोला जाता है हीटिंग कर्व। और होता कैसा है, अगर आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है और उस सॉलिड सब्सटेंस का मास गिवन है स्मॉल एम मास के उस सॉलिड सब्सटेंस को अगर कांस्टेंट रेट पर हीट सप्लाई की जाए, कांस्टेंट रेट पर हीट सप्लाई की जाए, तो हीट सप्लाई करने पर टाइम के रेस्पेक्ट में उसके टेम्परेचर में किस तरीके से चेंज होता है, ये हम इस कर्व के थ्रू देखते हैं। और न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू जो है, इसके अंदर किस किस की वैल्यू जो है हम यूज कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो हम वाई एक्सिस पर इसके अंदर लेते हैं टेम्परेचर को और एक्स एक्सिस पर हम इसके अंदर लेते हैं टाइम को। तो जब कर्व प्लॉट किया जाता है, फर्स्ट इनिशियली अगर हम बात करें सॉलिड सब्सटेंस है आपके पास, तो कर्व आता है टेम्परेचर और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में कर्व जो है वो थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाता है, यानी कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद में वापस से जो कर्व है वो थोड़े टाइम के लिए टेम्परेचर और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो जाता है कुछ एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। उसके बाद में वापस से वही कांस्टेंट कर्व बनता है और उसके बाद में वापस कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन कोई एंगल बनाते हुए होता है। इस तरीके का कर्व जो है वो हमें मिलता है। अगर हम अलग अलग प्रोसेस की बात करें, अलग अलग पार्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर हम इस कर्व को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते हुए अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम देखते हैं कि सॉलिड सबसे पहले है, जब उसे हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो वो सॉलिड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में उसे और हीट प्रोवाइड करवाई जाएगी तो वो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को, ओरिजिन को ओ एज्यूम कर लेता हूँ, ये ए पॉइंट, यहाँ पे बी, ये सी, ये डी और यहाँ पर पॉइंट है आपके पास है ई। टाइम की अगर वैल्यू देखें तो ये T1 टाइम है यहाँ पर, ये T2, ये T3 और ये आपके पास है T4। ए पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू हम T1 लिख लेते हैं, सी पर जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं T2। तो इस कर्व को देखने पर हमें क्या मिलता है, सबसे पहले बात तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है या हीटिंग कर्व जो हम बना रहे थे, जैसे हमने पहले बात की थी कि कोई सॉलिड आपके पास सब्सटेंस है, कोई सॉलिड आपके पास सब्सटेंस है और इस सॉलिड सब्सटेंस का जो मास है वो मास स्मॉल एम है और इस सॉलिड सब्सटेंस को कांस्टेंट रेट पर हीट सप्लाई की जा रही है। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट, और इसके रेट की जो वैल्यू है वो पी के इक्वल है। अब जब हम यहाँ से इसको हीट सप्लाई करना शुरू करेंगे कांस्टेंट रेट पर, तो सबसे पहले आपके पास जो है ये सॉलिड है और इस सॉलिड के का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यानी जब हम सॉलिड के को हीट प्रोवाइड करवाते हैं कांस्टेंट रेट पर, तो इस सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होकर एक ऐसे टेम्परेचर तक ये सॉलिड पहुंचता है, उसके बाद में और टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता बल्कि उसकी फेज चेंज होती है। और हमें पता है कि जब फेज चेंज होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। जब सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता है तो उसे बोला जाता है मेल्टिंग। बी पर आकर कंप्लीट जो सॉलिड है वो मेल्ट हो गया यानी लिक्विड बन गया। अब ए टू बी जो है ये यहाँ पर फेज चेंज हो रही है, तो जब फेज चेंज हो रही है तो इस यहाँ पर जब फेज चेंज हो रही है तो टेम्परेचर जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
और इस टेम्परेचर को या इस पॉइंट को जो है वो बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। जहाँ पर ये सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। बी के बाद में बी पर वो कम्प्लीटली लिक्विड के अंदर चेंज हो गया, तो अब जो सब्सटेंस है B2C आपके पास वो है लिक्विड फॉर्म के अंदर। अब इस लिक्विड को हीट प्रोवाइड करवाने पर इस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सी तक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सी पर कोई ऐसा टेम्परेचर है, इसके बाद में लिक्विड का टेम्परेचर और इंक्रीज ना होकर कांस्टेंट हो जाता है और उसकी फेज चेंज होनी शुरू हो जाती है। फेज चेंज होनी शुरू हो जाती है मतलब लिक्विड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लिक्विड जब गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होता है तो हम बोलते हैं बॉइलिंग। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। और बॉइलिंग होने के बाद में जो लिक्विड है आपके पास वो कम्प्लीटली किस में चेंज हो जाता है, गैस के अंदर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर बॉयल होना स्टार्ट होता है या फेज चेंज होनी स्टार्ट होती है, इस पॉइंट को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। जहाँ पर लिक्विड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम इन अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग बात करें कि सॉलिड जब O2A पार्ट है तो O2A पार्ट के अंदर किस तरीके से हम जो रेट है कांस्टेंट रेट, उस कांस्टेंट रेट को यूज करते हुए अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही टेम्परेचर के रेंज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं in the region O2A, in the region O2A। तो O2A के अंदर क्या हो रहा है, O2A के अंदर जो सॉलिड है आपके पास सब्सटेंस, उस सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यानी मैं Q इज इक्वल टू ले सकता हूँ MC/S फॉर सॉलिड डेल T। अब आपको जो यहाँ पर गिवन है वो आपके पास यहाँ पर गिवन है कांस्टेंट रेट, तो आपको Q को रेट की टर्म के अंदर लिखना होगा। तो रेट की टर्म के अंदर मैं लिखूँ तो रेट जो होती है वो होती है हीट सप्लाई करने की dQ अपॉन dt, dQ अपॉन में dt। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू डेल Q अपॉन में डेल टी। डेल टी जो है वो चेंज इन टाइम है, तो Q की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर P डेल टी इज इक्वल टू MC/S डेल टी। ये है आपके पास चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर मैं डेल टी अपॉन में टी की बात करूं, जैसे हम यहाँ पर बात करें CS की, तो मैं लिखूँगा ग्राम स्पेसिफिक हीट जो है सॉलिड की वो इक्वल टू हो जाएगी यहाँ से P स्मॉल डेल टी अपॉन में M डेल टी। ये वैल्यू अपने पास यहाँ पर मिल गई। अब अगर हम बात करें कि CS किसके लिए ज़्यादा होगा किसके लिए कम होगा, तो अगर हम इस कर्व के अकॉर्डिंग ही देखना चाहें तो डेल टी अपॉन में कैपिटल डेल टी क्या चीज़ है यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ किसी भी कर्व के लिए अगर dy/dx हो, इसका मीनिंग होता है स्लोप ऑफ yx कर्व। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेल टी अपॉन में डेल टी की, इसका मतलब हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी कर्व की स्लोप, कैपिटल टी स्मॉल टी कर्व की स्लोप। तो मैं लिखूंगा कि जो स्पेसिफिक हीट है वो स्पेसिफिक हीट इस लाइन की स्लोप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्लोप ऑफ लाइन OA, इस कर्व की या इस लाइन की स्लोप जितनी ज़्यादा होगी उस सॉलिड की स्पेसिफिक हीट या ग्राम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू उतनी ही कम होगी। यानी जो ग्राम स्पेसिफिक हीट है वो लाइन OA की स्लोप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। अब अगर हम सेकंड रीजन की बात करें, हम चलते हैं सेकंड रीजन की तरफ। तो सेकंड रीजन जो है वो क्या है आपके पास, यहाँ पर सेकंड रीजन की हम बात करें तो वो है रीजन A to B। रीजन A to B जो है इसके अंदर क्या हो रहा है,
इसके अंदर फेज चेंज हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर फेज चेंज हो रही है, और फेज चेंज जब होती है तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ये मेल्टिंग पॉइंट है जहाँ पर फेज चेंज हो रही है। ए पर मेल्ट होना स्टार्ट होता है और बी पर पूरा का पूरा सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है। तो ए और बी सब्सटेंस जो है, ए और बी के बीच में जो सब्सटेंस है वो कुछ क्वांटिटी के अंदर तो सॉलिड है और कुछ क्वांटिटी के अंदर लिक्विड है। यानी हम ये नहीं बोल सकते कि ए टू बी, यानी ये जो ए टू बी वाली लाइन है इसमें कम्प्लीटली लिक्विड है या कम्प्लीटली सॉलिड है। हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर कुछ क्वांटिटी में सॉलिड है और कुछ क्वांटिटी के अंदर लिक्विड है। अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पर एल से डिनोट करें तो मैं लिखूंगा कि Q इज इक्वल टू, फेज चेंज हो रही है तो Q इज इक्वल टू होता है MLF। F का मीनिंग हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता है तो अगर मैं यहाँ से LF देखना चाहूँ तो Q के बारे में मुझे पता ही है, Q जो होता है वो किसके इक्वल होता है, Q होता है P डेल T के इक्वल, इज इक्वल टू MLF। यहाँ से अगर मैं LF की वैल्यू को लिखना चाहूँ तो LF की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, LF इज इक्वल टू हो जाएगा P डेल टी। डेल टी का मतलब है टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना, B पर टाइम T2, A पर टाइम T1। तो मैं लिख लेता हूँ T2 माइनस T1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, P डेल टी अपॉन में स्मॉल m। ये आपके पास आ गया लेटेंट हीट। अब T2 माइनस T1 की बात करें तो T2 माइनस T1 जो है वो इस कर्व के अंदर A टू B की लेंथ है। T2 माइनस T1 जो है वो A टू B कर्व की लेंथ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ लाइन AB। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो AB लाइन की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वैल्यू कितनी होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, P T2 माइनस T1 अपॉन में स्मॉल m। अब अगर हम चलें थर्ड रीजन की तरफ तो थर्ड रीजन जो है वो कौन सा है आपके पास, थर्ड रीजन जो है वो है आपके पास B2C। अगर B2C की बात करें तो B2C उस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लिक्विड जो है आपके पास उस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैं वापस से वही बात जो हमने फर्स्ट के अंदर लिखी थी वही यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो लिक्विड की स्पेसिफिक हीट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन BC। सेम इसी तरीके से कोई भी इसके अंदर कोई दूसरा तरीका नहीं है, केवल और केवल इसी तरीके से हम लोग इसको लिख रहे हैं कंपैरिजन से। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ रीजन जो है आपके पास वो फोर्थ रीजन है C2D। C2D की बात करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब कि फेज चेंज हो रही है, और फेज चेंज हो रही है तो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो C पर गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है और D पर आकर पूरी तरीके से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। C और D के बीच वाली जो लाइन है इसके अंदर जब ये सब्सटेंस है तो कुछ क्वांटिटी के अंदर लिक्विड है और कुछ क्वांटिटी के अंदर गैस है। तो हम सेकेंड रीजन से कंपेयर करके लिख सकते हैं कि लेटेंट हीट, अब ये लेटेंट हीट कौन सी बोली जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन CD। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन CD। अगर हम फिफ्थ की बात करें जो रीजन है आपके पास, फिफ्थ रीजन के अंदर D2E, D2E जो है वो सॉलिड प्योरली किस में चेंज हो गया, कंप्लीटली ये चेंज हो गया, कंप्लीटली
चेंज इनटू गैस, कंप्लीटली चेंज इनटू गैस। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो गैसीय स्टेट के अंदर जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज होता है। अगर इस लाइन की हम बात करें तो इस लाइन की जो स्लोप है वो स्लोप स्पेसिफिक हीट जो है, ग्राम स्पेसिफिक हीट जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मैं बोलूँगा कि ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ लाइन, डी ई। गैस के लिए जो ग्राम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो डी ई लाइन की स्लोप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हम दो रीजन देखते हैं और बाकी सब रीजन को हम कंपैरिजन से इसके अंदर पढ़ते हैं। डायरेक्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्या आपको क्वेश्चन के अंदर यही देगा कि कांस्टेंट रेट के ऊपर हीट सप्लाई हो रही है, कांस्टेंट रेट की वैल्यू ये है। और या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई ग्राफ भी दे सकता है और ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इस टॉपिक के अंदर कैलोरीमेट्री के अंदर जितनी मेजर चीज़ें थी, या फिर मैं बोलूँ छोटी छोटी चीज़ें जो भी थी, जितनी भी आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कंप्लीट चैप्टर जो है वो यहाँ पर अपने पास डिस्कस हो चुका है। अब हम इसके कुछ सोल्ड एग्जाम्पल देखेंगे और उन्हीं सोल्ड एग्जाम्पल के बेसिस पर हम पूरे चैप्टर का रिवीजन भी करें। सोल्ड एग्जाम्पल के अंदर सबसे फर्स्ट सोल्ड एग्जाम्पल अपने पास है सिंपल सा। क्या बोल रहा है? वर्क डन इन कन्वर्टिंग 1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कन्वर्ट करना चाह रहा है 1 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको कन्वर्ट करके वो कर रहा है स्टीम के अंदर, और स्टीम का टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसको एक चेन की तरह बनाएंगे कि एक चेन के अकॉर्डिंग हम 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट करेंगे स्टीम के अंदर। कैसे कन्वर्जन जो है वो हम कैसे देखते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि इनिशियली जो है वो आपके पास आइस है, तो मैं लिख लेता हूँ कि आपके पास आइस है यहाँ पर, और इस आइस का जो टेम्परेचर है वो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। मास जो है वो है 1 ग्राम। अब सबसे पहले हमें इस आइस को उस स्टेज तक ले जाना होगा जहाँ पर ये आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमें इस आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, और टेम्परेचर इंक्रीज करके इसी आइस का टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आइस जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। अब जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने पास आइस है इसको हम वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो वाटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ये हमने वाटर के अंदर इसकी स्टेट चेंज कर दी, सॉलिड टू लिक्विड बना लिया। यहाँ पर हम इसको कुछ हीट प्रोवाइड करवाएंगे तभी इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हमने वो हीट की वैल्यू लिख ली Q1। यहाँ पर फेज चेंज के लिए भी हमें हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, इसकी वैल्यू हमने लिख ली Q2। अब आपके पास जो वाटर है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, और जब फेज चेंज होता है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर आपके पास है यहाँ पर सेम मास का। अब मुझे इस वाटर को उस सिचुएशन तक लेके जाना है जब ये स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, और स्टीम में कन्वर्ट होना कब स्टार्ट होगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट पर। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये जो वाटर है मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ हीट प्रोवाइड करवा कर। हीट की वैल्यू हमने लिख ली Q3, और इतनी हीट प्रोवाइड करवाने पर ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है वेपर के अंदर। तो मैं लिखूंगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अब हम इस वाटर की फेज को चेंज करेंगे, और फेज को चेंज करने पर ये जो वाटर है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर या स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गया तो टेम्परेचर आपके पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर ये स्टीम या वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। हम यहाँ पर हीट जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी वैल्यू हमने लिख ली Q4।
अब जो अपने को टोटल हीट की वैल्यू अगर चाहिए, हमें क्वेश्चन के अंदर वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए हमें अगर जूल्स लॉ को फॉलो करें तो हमें वर्क डन के साथ साथ क्यू की वैल्यू चाहिए टोटल हीट की। तो मैं लिखूंगा टोटल हीट जो है वो है आपके पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। सबको ऐड इसलिए किया है क्योंकि हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं इसको, तो सभी हीट जो है वो इस आइस को मिल रही है। तब हमने टोटल हीट जो है उसकी वैल्यू लिख ली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 जो है वो आपके पास क्या है, Q1 जो है वो है आप इस आइस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट की वैल्यू होती है वो होती है MC डेल टी। एम की वैल्यू आपके पास है 1 ग्राम के अंदर ही मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इनटू में स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो हम अलग से वैल्यू लिख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की जो आपके पास वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख ली 0.5, और ध्यान रखना हम किसके अंदर ले रहे हैं, कैलोरी के अंदर, प्लस इंटू में डेल्टी टेम्परेचर में चेंज कितना कर रहे हैं, -10 to 0, यानी जो टेम्परेचर के अंदर चेंज है वो हो गया 10। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 5 कैलोरी। ठीक है, Q2 की वैल्यू हम देखते हैं तो Q2 जो है इसके अंदर फेज चेंज हो रही है। जब फेज चेंज होती है तो जो रिलेटेड हीट होती है वो होती है ml। यहाँ पर सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम में आएगी। मैं मास की वैल्यू लिख लेता हूँ, मास की वैल्यू 1 ग्राम इंटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यही होती है क्या, नहीं, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूँ इसकी 80 कैलोरी इंटू में 10 यहाँ पर क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर हम लिख देंगे लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी है अपने पास 80। तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, 80 कैलोरी। अब थर्ड हम Q3 की वैल्यू लिखेंगे तो Q3 के अंदर देखो क्या हो रहा है, Q3 के अंदर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम वापस से लिखेंगे MC डेल टी। एम की वैल्यू है आपके पास 1 ग्राम इंटू में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। 1 वैल्यू लिख ली। चेंज इन टेम्परेचर 0 to 100, तो चेंज कितना हो गया 100 का। वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 100 कैलोरी। अब मैं Q4 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो Q4 के अंदर वाटर वेपर के अंदर चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है यानी फेज चेंज हो रही है। तो मैं लिखता हूं Q इज इक्वल टू ML। यहाँ पर अगर हम L की बात करें तो देखो एल जो है वो कितना आ जाएगा, कौन सा होगा, सबसे पहले तो लेटेंट हीट होगी वो वेपराइजेशन वाली होगी, यानी हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू 1 ग्राम। और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 540। तो कितना आ जाएगा आपके पास Q4 की वैल्यू 540 कैलोरी। अब हमें जो है वो टोटल हीट चाहिए, तो टोटल हीट चाहिए तो इन सारों का सम कर देते हैं। Q टोटल इज इक्वल टू Q1 5 प्लस Q2 80 प्लस में Q3 100 प्लस में Q4 540। तो Q टोटल की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ गई, 85। 185 प्लस 540, 185 प्लस में 540 कितना बन जाएगा आपके पास, 725 कैलोरी। अब ये आंसर जो आया है आपका कैलोरी के अंदर आया है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें जूल की टर्म में तो 725 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4.18 से। तो Q टोटल की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 725 को अगर मैं 4.18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3050 जूल के अंदर। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो अपने पास एग्जाम्पल है, क्या बोल रहा है,
50 gram of copper is heated to increase its temperature by 10 degree centigrade. If the same quantity of heat is given to 10 gram of water, the rise in its temperature is. तो अगर हम बात करें कि टेम्परेचर के अंदर कितना इंक्रीमेंट जो है वो हो जाएगा, ये अगर हमें पता करना हो तो टेम्परेचर के अंदर कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हमें देखना है स्पेसिफिक हीट कॉपर के लिए आपको दे रखी है जूल के अंदर। तो अगर हम बात करें कि कॉपर को हीट करने पर अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाता है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो हम लिखेंगे कि Q जो हीट रिक्वायर्ड है कॉपर के लिए वो है QC इज इक्वल टू टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम लिखेंगे MC डेल टी। M की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रहा है 50 ग्राम, ठीक है, तो 50 हमें ग्राम को चेंज करना होगा क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट दे रखी है वो केजी के अंदर दे रखी है। तो m की वैल्यू 50 इंटू 10 की पावर -3 केजी के अंदर, इंटू में इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपको दे रखी है 420 जूल के अंदर, ठीक है। आगे चेंज इन टेम्परेचर आपको हो रहा है 10, तो जो Q की वैल्यू है वो यहाँ से अपने पास आ जाएगी 50। यहाँ से अगर मैं इन 3 जीरोज़ को रिमूव कर दूँ 10 की पावर -3 से तो 5 इंटू 42 ये वैल्यू आ गई आपके पास QC की कॉपर के लिए। जो आपके पास हीट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखो 210 जूल, ठीक है। ये बोल रहा है कि इतनी ही क्वांटिटी की हीट 10 ग्राम ऑफ वाटर यानी वाटर को दी जा रही है और वाटर जो है उसका मास आपको 10 ग्राम दे रखा है, तो इसके टेम्परेचर के अंदर कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है मैं वाटर को प्रोवाइड करूं तो मैं लिखूंगा वाटर को जब प्रोवाइड करवाते हैं तो हीट की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीमेंट के लिए होती है Q इज इक्वल टू MC डेल टी। अब उतनी ही क्वांटिटी की हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं यानी Q की वैल्यू अपने पास है 210 जूल। M की वैल्यू अगर की हम बात करें तो M की जो अपने पास वैल्यू है वो है 10 ग्राम ऑफ वाटर, तो 10 ग्राम है, ग्राम को अगर हम केजी के अंदर चेंज करें तो मैं लिखूंगा 10 इंटू 10 की पावर -3। अब है आपके पास वाटर की स्पेसिफिक हीट। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट को आपको रखना है जूल और केजी की टर्म के अंदर। तो अगर हम वाटर की स्पेसिफिक हीट को जूल और केजी के अंदर लिखें तो जूल और केजी के अंदर अपने पास वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ से आगे क्या लिखेंगे हम, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं यहाँ से बोलूँ कि डेल टी की वैल्यू कितनी आएगी, तो डेल टी इज इक्वल टू आ जाएगा 210 अपॉन में 123 30 से 10 की पावर -3 कैंसिल आउट अपॉन में 42। ये जो वैल्यू है अपने पास वो आ गई किसकी, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर की। अगर मैं 210 को 45 से डिवाइड करूं तो वैल्यू आएगी आपके पास है 5, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर जो है वो आपके पास कितना आ गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। अगर आपको इनिशियल टेम्परेचर उसका दे रखा हो तो इनिशियल टेम्परेचर देने पर फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अपने को केवल इतना ही पूछा है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या एग्जांपल है, ए बीकर कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ वाटर, द हीट कैपेसिटी ऑफ द बीकर इज इक्वल टू दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बीकर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, if 440 gram of hot water at 92 degree centigrade is poured in it, the final temperature will be nearest to, यानी आपको मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्या चाह रहा है। आपको बोल रहा है कि एक कोई बीकर है और इस बीकर के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है वो वाटर की क्वांटिटी है 200 ग्राम। 200 ग्राम वाटर इसी बीकर के अंदर है। अब ये बोल रहा है कि ये जो बीकर है यहाँ पर, इस बीकर की हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो है वो वैल्यू इक्वल है 20 ग्राम ऑफ वाटर की। तो अगर हीट कैपेसिटी की वैल्यू 20 ग्राम ऑफ वाटर के इक्वल है, इसका मतलब हो गया 20 इंटू वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 1 कैलोरी।
पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई हीट कैपेसिटी की 20। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें कि ये क्या बोल रहा है आगे, ये बोल रहा है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बीकर। इस वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ 440 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, यानी इसके अंदर कुछ क्वांटिटी का हॉट वाटर डाला जा रहा है जिसका टेम्परेचर जो है वो है 92 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितनी क्वांटिटी है इस वाटर की, क्वांटिटी है 440 ग्राम। तो इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल ये वाला लिक्विड और ये जो बाहर से डाला जा रहा है लिक्विड, ये दो ही लिक्विड नहीं है, इसके साथ साथ आपको हीट कैपेसिटी बीकर की भी दी हुई है। तो क्या होगा कि ये जो हाई टेम्परेचर वाला लिक्विड है ये हीट को रिलीज करेगा, और इस रिलीज्ड हीट को ये वाटर जो यहाँ पर बीकर के अंदर है ये भी अब्जॉर्व करेगा, और जो ये बीकर है वो भी इस हीट को अब्जॉर्व करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि हीट रिलीज्ड बाय हॉट वाटर is equal to heat absorbed by cold water plus heat absorbed by beaker। हीट एब्जॉर्ब बाय बीकर। तो रिलीज कर रहा है हॉट वाटर, तो हॉट वाटर अगर रिलीज कर रहा है तो कब तक रिलीज करेगा, जब तक कि इसका टेम्परेचर घटकर मिक्सचर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। तो मैं कहूँगा कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो जो हीट रिलीज होती है वो इक्वल टू होती है एम सी डेल टी के। तो मैं लिखूँगा एम सी डेल टी, ये किसके लिए है, हॉट वाटर के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कोल्ड वाटर, ये जो अंदर वाटर है इसके लिए हीट कितनी, एम सी डेल टी, ये किसके लिए, कोल्ड वाटर के लिए, प्लस में हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बीकर, बीकर के लिए भी अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एम सी डेल टी हम किसके लिए लिखेंगे, बीकर के लिए। अब हम वैल्यूज यहाँ पर पुट आउट करते हैं कि हॉट वाटर का मास जो है वो कितना है, हॉट वाटर का मास है 440 ग्राम के अंदर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। तो ये कब तक हीट प्रोवाइड करवाएगा, ये तब तक हीट प्रोवाइड करवाएगा जब तक कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर मिक्सचर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। इज इक्वल टू कोल्ड, कोल्ड वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो m की वैल्यू आपके पास है 200 ग्राम, C की वैल्यू वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये कब तक हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जब तक कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर मिक्सचर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता, इंक्रीज होकर मिक्सचर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, प्लस बीकर के लिए तो मैं लिखूंगा बीकर के लिए कितना हो जाएगा, m इंटू सी हीट कैपेसिटी होती है, और हीट कैपेसिटी की वैल्यू बीकर के लिए आपको गिवन है 20 डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। बीकर कब तक हीट को ऑब्जर्व करेगा, जब तक कि इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होकर कितना नहीं हो जाता, मिक्सचर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। अब हमें इनिशियली तो बीकर का टेम्परेचर दिया हुआ ही नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे करें। इनिशियली जो आपके पास वाटर इसके अंदर इंक्लूड है उसी का टेम्परेचर ये जो बीकर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे कि अगर केवल ये सिचुएशन हो, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल वाटर इसके अंदर नहीं डाला जा रहा है, तो इनिशियली क्या होगा, इस वाटर से ये बीकर हीट को ऑब्जर्व करेगा, और कब तक ऑब्जर्व करेगा, जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता या थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो इनिशियली हम ये बोल सकते हैं कि बीकर और यहाँ पर जो आपके पास वाटर है इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर जो है वो सेम है, कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं लिखूंगा ये कब तक हीट को ऑब्जर्व करेगा, जब तक कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर मिक्सचर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। तो यहाँ से अगर हम इसे सोल्व करें तो मैं लिखूंगा 440 इंटू 97
माइनस 440 टी मिक्स इज इक्वल टू 200 टी मिक्स माइनस में 200 इंटू में 20 कितना बन गया आपके पास 4000 प्लस में ये कितना बन जाएगा 20 टी मिक्स माइनस में 400। टी मिक्स वाली सारी टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं और बाकी की टर्म्स को एक तरफ। तो अगर मैं इस टी मिक्स को इधर ले जाऊं तो ये देखो कितना बन जाएगा 440 प्लस 200 कितना बन गया 640। 640 प्लस में 20 कितना हो गया आपके पास 660। तो मैं लिखूंगा 660 टी मिक्स इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा ये वाला भी ये इधर ही रहेगा ये वाला इधर आ जाएगा ये वाला इधर आ जाएगा तो टोटल कितना 440 इंटू 97 प्लस का हो जाएगा 4000 प्लस का हो जाएगा 400। तो टी मिक्स की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी 440 इंटू 97 प्लस में ये बन गया 4400 अपॉन में 660। जब इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास वैल्यू जो आएगी टेम्परेचर की मिक्सचर के टेम्परेचर की वो आएगी 68 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ध्यान रखेंगे कि केवल यहाँ पर दो लिक्विड ही नहीं है एक सॉलिड सब्सटेंस भी है जिसे हम बोल रहे हैं बीकर। और ये बीकर जो है वो भी हीट को अब्जॉर्ब करता है। लेकिन आपकी जो कैलोरीमेट्री की बेसिक डेफिनेशन है कि हीट रिलीज इज इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है उसी से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 0.93 watt hour of energy is supplied to a block of ice weighing 10 gram. It is found that ऑप्शन आपको दे रखे हैं हाफ ऑफ द ब्लॉक मेल्ट्स द इंटायर ब्लॉक मेल्ट्स एंड वाटर अटेन्स ए टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंटायर ब्लॉक जस्ट मेल्ट्स द ब्लॉक रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी आपको इस हीट एनर्जी के रेस्पेक्ट में बताना है कि जो ये आइस का ब्लॉक है 10 ग्राम का ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा या कम्प्लीटली मेल्ट होने के बाद में कुछ टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा या केवल ये ब्लॉक जो है वो मेल्ट ही होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम ये देखते हैं कि 10 ग्राम का जो ये आइस ब्लॉक है इसको मेल्ट होने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए और कितनी एनर्जी ये सप्लाई कर रहा है। तो अगर मैं सप्लाइड एनर्जी की बात करूं क्या हीट सप्लाइड की बात करूं कि कितनी हीट जो है वो सप्लाई की जा रही है तो ये वैल्यू आपको दे रहा है हीट सप्लाइड की 0.93 वाट आवर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया इसका मीनिंग हो गया 0.97 इंटू में 1 ओवर किसके इक्वल होता है 3600। तो ये जो एनर्जी या हीट सप्लाइड की वैल्यू आएगी वो अपने पास किस में आएगी जूल के अंदर। और ये वैल्यू जो है अपने पास ये कितनी आएगी ये वैल्यू अपने पास आएगी 3348 जूल के अप्रोक्स। ठीक है हीट सप्लाइड आपके पास आ गया। अब हमें ये देखना है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है उस ब्लॉक को मेल्ट करने के लिए। तो मैं लिखूंगा कि ब्लॉक को मेल्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है Q इज इक्वल टू ml और L होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर m की बात करें तो m की वैल्यू 10 के अंदर है और फ्यूजन के लिए जो लेटेंट हीट की वैल्यू होती है वो अगर हम कैलोरी की टर्म में लिखें तो वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम के अंदर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 800 कैलोरी। अब आपको इस कैलोरी को जूल के अंदर कन्वर्ट करना है तभी हम डायरेक्ट जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर मैं इस कैलोरी को जूल के अंदर कन्वर्ट करूं तो हमें पता है कि कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब 800 को मैं 4.18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अप्रोक्स वैल्यू हम देखते हैं कि 8 इंटू 4 32 के आसपास आएगा और ये कितना हो रहा है 3348 हो रहा है। अगर हम 800 इंटू 4.8 की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आती है 3344 जूल के आसपास। ठीक है आप कैलकुलेशन कर लेना 3344 जूल के आसपास जो अप्रोक्स इसके क्या है सेम है। और अप्रोक्स सेम है इसका मतलब ये बोलूँगा मैं कि आइस का जो ब्लॉक है वो
मेल्ट हो जाता है। आइस का ये जो ब्लॉक है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि द एंटायर ब्लॉक जस्ट मेल्ट्स। नेक्स्ट अपने पास एक इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? द वेट ऑफ ए पर्सन इज 60 kg. If he gets 10 calories heat through food and the efficiency of his body is 28%, then up to how much height he can climb? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है एक बॉडी है, उसका मास आपको गिवन है 60 kg और वो बोल रहा है कि वो फूड के थ्रू जो है वो 10 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करता है फूड के थ्रू। अब इसकी बॉडी की एफिशिएंसी जो है इसके बॉडी की वो है 28%। इसका मीनिंग हो गया कि जो टोटल हीट वो गेन करता है 10 कैलोरी, इसका 28% पार्ट ही उसके यूज में आता है। तो हम ये देखेंगे कि अपने को तो वो हीट चाहिए जो इसके यूज के अंदर आए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये इतनी हाइट तक क्लाइम कर जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी हम लोग देखते हैं 28%। तो कितनी ऐसी हीट है जो यूजेबल है? तो मैं कहूँगा कि कितनी हीट है 28%। तो 10 कैलोरी का 28% हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 कैलोरी का 28% अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितनी आ जाएगी आपके पास? 2.8 कैलोरी आएगी आपके पास। अब इतनी एनर्जी या इतनी हीट से वो कितने हाइट तक क्लाइंब कर पाएगा? तो अगर वो क्लाइंब कर रहा है किसी हाइट h तक, अगर वो h हाइट तक क्लाइंब कर रहा है, इसका मतलब अगर वो h हाइट तक जा रहा है तो इस पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। यहाँ पर जब वो सरफेस पर है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन देखें कि उसे h हाइट तक जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? mgh के इक्वल। तो मैं यहाँ से जूल्स लॉ का यूज करता हूँ। जूल लॉ क्या होता है? W/Q इज इक्वल टू J। W की वैल्यू आपके पास है mgh इज इक्वल टू जे आपके पास 4.2 या 4.18 इंटू में क्यू की वैल्यू आपके पास है 2.8। तो यहाँ से देखेंगे हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है h की। तो m की वैल्यू आपको गिवन है, g की वैल्यू गिवन है, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 4.2 इंटू 2.8 अपॉन में m की वैल्यू है 60, g की वैल्यू होती है 9.8। तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमको अप्रोक्स वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। इसकी अप्रोक्स वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से h की? h की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पर एक चीज़ और जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि q है आपके पास। q की जो हमने q की वैल्यू को देखा है वो है आपके पास 2.1 कैलोरी, ठीक है। h की जो वैल्यू आएगी वो किसके अंदर आएगी आपके पास? अगर आप SI सिस्टम काम में ले रहे हो तो h की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी मीटर के अंदर। तो मैं q की वैल्यू को क्या लिख लेता हूँ? 2.8 इंटू 10 की पावर 3। तो जो अप्रोक्स वैल्यू मुझे h की मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 200 मीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला अपने पास एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? A lead bullet of 10 gram traveling at 300 meter per second strikes against a block of wood and comes to rest. Assuming 50% of heat is absorbed by the bullet, the increase in its temperature is specific heat of lead is 150 जूल पर kg केल्विन। तो अब इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू देखिए जूल के अंदर दे रखी है। तो हमें पता है हमें इसके अंदर जूल्स लॉ जो है वो लगाना है। तो जूल्स लॉ लगाते टाइम हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कैसे करेंगे? देखो, आपको बोल रहा है कोई LED लेड बुलेट है और इसका जो मास है वो है 10 ग्राम। इसकी जो वेलोसिटी है वो है 300 मीटर पर सेकेंड और इसकी जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो है 150 जूल पर kg केल्विन। ये लेड बुलेट जो है
वो इस तरीके से मोशन करती हुई एक वुड के ब्लॉक पर स्ट्राइक करती है, एक वुड के ब्लॉक पर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने पर रेस्ट में आ जाती है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी बन जाएगी, यहाँ पर आकर लेड बुलेट की वेलोसिटी बन जाएगी 0। ये बोल रहा है कि 50% ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द बुलेट, यानी इसकी जो टोटल एनर्जी है उस टोटल एनर्जी का केवल 50% पार्ट जो है वो लेड बुलेट अब्जॉर्ब कर रही है। तो इसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो चेंज इन एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल, और चेंज इन एनर्जी कौन सी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी 1/2 mv²। लेकिन इसका 50% पार्ट ही इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के काम में आ रहा है। तो इसका 50% पार्ट जो है वो हीट के अंदर चेंज हो रहा है। 50% पार्ट यानी जो आपके पास टोटल एनर्जी चेंज है उसका जस्ट हाफ, इतना पार्ट ही इस लेड बुलेट का टेम्परेचर इंक्रीज करने में काम में आ रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट होती है वो कितनी होती है, mc∆T के इक्वल। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने यहाँ पर जूल्स लॉ फॉलो क्यों नहीं किया, जे से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। तो जे से तब मल्टीप्लाई करते हैं जब स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपको कैलोरी की टर्म में गिवन हो। अगर कैलोरी की टर्म के अंदर नहीं गिवन है, जूल में गिवन है, तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ W = Q। कब, जब वर्क डन और Q दोनों की यूनिट्स सेम हो, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है वो जूल के अंदर आपको गिवन हो। तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/4 mv² = mc∆T। अब यहाँ से हम वैल्यू अगर लिखें तो m से m तो हो गया कैंसिल आउट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें टेम्परेचर इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना है। तो ∆T = आ जाएगा यहाँ पर v²/4c। v की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 300 का स्क्वायर, तो 300 × 300 अपॉन में 4, c की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 150। तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 9 × 10⁴ 600 ये बन गया 900/6 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो एग्जाम्पल है क्या बोल रहा है, ये 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विथ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज। आपको बोल रहा है कि वाटर है और वाटर की क्वांटिटी आपको बोल रहा है 1 kg। मास ऑफ वाटर जो है वो है 1 kg, और 1 kg वाटर जो है इसका टेम्परेचर आपको दे रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके अंदर मिक्स कर दिया आपने आइस को, और इस आइस का जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्वांटिटी जो है आइस की वो है आपके पास 1 kg। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि मिक्सचर जो बनेगा तो इस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा। तो हम दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो अपना जो बेसिक है फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था कि जब फेज चेंज होती है कोई भी दो सब्सटेंस को मिलाने पर, तो फेज चेंज होने पर कैलोरीमेट्री के अंदर हम क्या फॉर्मूला काम में लेते हैं। और दूसरा हम ये देख सकते हैं अपने बेसिक मेथड के बेसिस पर। बेसिक कौन सा, कि आपके पास है कि हीट गिवन या हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। तो दोनों ही तरीके से अगर हम देखें तो बेसिक जो है वो एक ही है, उनके अंदर हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। तो कौन सा भी तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बेसिक अपना तरीका यूज करें, मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब।
तो देखिए कैसे करेंगे। हीट कौन रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा जिसका टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है वाटर का, तो वाटर जो है वो हीट रिलीज करेगा। अब वाटर की फेज तो चेंज होगी नहीं, तो जो हीट रिलीज करेगा वो क्या होगी, mc∆T वाटर के लिए इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब कौन करेगी, आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जब ये और हीट को ऑब्जर्व करेगी तो सबसे पहले तो इसकी फेज चेंज होगी, आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर, और उसके बाद में उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो ml यानी आइस जो है उसकी फेज चेंज होगी, प्लस में mc∆T यानी उस आइस का, या वो जो आइस यहाँ पर मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो गई, आइस जो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अगर हम यहाँ पर mc∆T की बात करें तो ये वाटर के लिए है, वाटर का मास आपको दे रखा है 1 kg। C की वैल्यू जो है वाटर के लिए वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे भी रखी है, और हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जूल पर केजी के अंदर कितनी होती है, 4200 ∆T। ये वाटर कब तक हीट सप्लाई करेगा, ये तब तक हीट सप्लाई करेगा जब तक कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर कितना ना हो जाए, मिक्सचर के टेम्परेचर के इक्वल। यानी मैं बोलूँगा कि ∆T जो है वो क्या लिखूँगा यहाँ पर, 80 - T मिक्स इज इक्वल टू ml। आइस का फेज चेंज हो रहा है तो आइस का मास 1 kg इंटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस। लेटेंट हीट ऑफ आइस आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 336 किलो जूल। किलो जूल आपको दे रखी है, किलो को कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻³ के अंदर, प्लस m जो है ये वो वाटर है जो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो m उसका कितना 1 kg। वाटर की स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे रखी है 4200। अब ∆T कब तक ये हीट को ऑब्जर्व करेगा, जब तक कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर मिक्सचर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। इनिशियल इसका टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ से आपको टी मिक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम देखें तो 4200 इंटू 80 माइनस 4200 इंटू टी मिक्स इज इक्वल टू 336 इंटू 10⁻³ प्लस में 4200 टी मिक्स। क्या आ गया आपके पास, इस टी मिक्स की वैल्यू को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये इधर जाएगा तो 4200 प्लस 4200 कितना बन जाएगा, 8400 टी मिक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाकर 4200 इंटू 80 माइनस 336 इंटू 10⁻³। तो टी मिक्स की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर मैं इस यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर लूँ तो 633 माइनस में ये कितना बन गया 336000 अपॉन में 8400। अब यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो अपने पास क्या आएगी, ऊपर वैल्यूज इक्वल हैं तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो मिक्सचर बनेगा इन दोनों का, उस मिक्सचर का टेम्परेचर हमें मिल गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट अपने पास एक एग्जाम्पल है, ये वर्ड इस चैप्टर के अंदर आपने सुना होगा। The relative humidity on a day when partial pressure of water vapor is 0.012 into 10⁵ Pascal at 12 degrees centigrade each. Take vapor pressure of water at this temperature as 0.016 into 10⁵ Pascal. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो होती क्या है। तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हम ये देखते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो ये एक रेशियो होता है, ठीक है। रेशियो किस किस का होता है कि ह्यूमिडिटी की बात करें हम केवल और केवल, रिलेटिव की बात ना करें, केवल अगर हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें तो जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है उसके अंदर हमेशा कुछ वाटर वेपर जो है वो रहती है, और इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितनी वाटर वेपर प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी।
यानी मैं बोलूँगा इसके अंदर कि एटमॉस्फेरिक एयर always contains some water vapor, the mass of water vapor in per unit volume is called absolute humidity. ठीक है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर इसे हम स्मॉल m अगर अब ये जूम कर लें, एक्चुअली present in a given volume of air to the mass of water vapor इसे हम कैपिटल M एज्यूम कर लें, रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द सेम वॉल्यूम at the same temperature is called relative humidity. और ये हमेशा जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो परसेंटेज के अंदर हम डिनोट करेंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो इसे परसेंटेज के अंदर हम जनरली शो करते हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू में 100। अब ये जो एक्चुअल के अंदर हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो ये वाटर के लिए एक्चुअल वेपर प्रेशर जो होता है उसका रेशियो बोल सकते हैं। यानी हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को वेपर प्रेशर के टर्म के अंदर लिखना चाहे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है परसेंटेज के अंदर, वो परसेंटेज के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू होती है आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू में एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू में 100। अब अगर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर की बात करूं तो वो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 0.012 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में एक्चुअल कितना दे रखा है, एक्चुअल इस टेम्परेचर पर दे रखा है 0.016 इंटू 10 की पावर 5 इंटू में 100। 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 पॉइंट से 3 पॉइंट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 12/16 मल्टीप्लाइड बाई 100, जो अप्रोक्स वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 75
परसेंट। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू अगर किसी मीडियम के अंदर या एयर एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर आपको पता लगानी हो तो हम कहाँ में लेते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन में एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर जितनी मैक्सिमम सॉल्ड एग्जाम्पल हो सकते थे वो मैंने ट्राई किए हैं। इसके बाद में भी अगर आपका कोई डाउट बच जाता है, किसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास बच जाता है, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर किसी और मैसेजिंग से बता सकते हो, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।